एडमिरल सलीम साहब, जरा ये बताएंगे, पिछले चंद हफ्तों में पाकिस्तान नेवी ने कुछ मिसाइलों के तजर्बे भी किए हैं, नई आबदोजें भी बहरी बेड़े में शामिल की जा रही हैं, और साथ ही साथ पाकिस्तान जो है वो डिप्लोमेटिक लेवल पर ईरान और अमेरिका के मामलात भी तय करवाने की कोशिश कर रहा है। तो ये डिप्लोमेसी के साथ साथ फौजी ताकत का मुजाहरा, इसमें आपस में क्या लिंक है? जी, हामिद मीर साहब बहुत शुक्रिया। देखिए, इनका ताल्लुक आपस में बहुत गहरा है। जो आपको डिप्लोमेटिक क्लाउड आपका डेवलप होता है या बिल्ड होता है, वो ओवरऑल जो नेशनल पावर है उसकी रिफ्लेक्शन होती है, और उसमें एक जो आपकी मिलिट्री कैपेबिलिटी है, बिसाइड्स मैनी अदर एलिमेंट्स ऑफ नेशनल पावर, मिलिट्री कैपेबिलिटी का एक बहुत बड़ा एक इसमें हिस्सा होता है। इसी कॉन्टेक्स्ट में आप देखें कि पाकिस्तान नेवी की अगर हम बात करें, जैसे आपने इंट्रो में बताया है कि ये एक मुसलसल अमल है जिसमें कि तमाम फोर्सेस, पाकिस्तान आर्मी, नेवी और एयर फोर्स अपनी जो फोर्स स्ट्रक्चर है, जो मिलिट्री कैपेबिलिटी है, उसमें अपने थ्रेट के हिसाब से उसको एनालिसिस करने के बाद अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटी को उसके साथ अलाइन करती रहती है। तो ये जो नेवी की अगर हम बात करें, तो जो पिछले दिनों में काफी मिसाइल टेस्ट हुए हैं वो ऑन गोइंग प्रोसेस का हिस्सा है, ताकि हम अपनी जो मिलिट्री जो नेवल कैपेबिलिटी है उसमें जो हमारी जरूरियात है उनको हम पूरा कर सकें और इस रीजन के अंदर एक पीस और स्टेबिलिटी को मेंटेन कर सकें। देखिए, जो आपकी कमजोरी है वो अग्रेशन को इनवाइट करती है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। इसलिए बेहतर यह है जिस तरीके से पाकिस्तान नेवी अपना काम करती है, बाकी फोर्सेस भी ऐसे ही करती हैं। तो इसी कॉन्टेक्स्ट में ये जो सारे टेस्ट हुए हैं मिसाइलों के, वो भी इसी सिलसिले की कड़ी हैं। और जो अभी पाकिस्तान नेवी में 8 हंगोर क्लास सबमरीन्स इंशाल्लाह शामिल हो रही हैं बहुत जल्द, वो भी इसी सिलसिले की कड़ी हैं। अगर इसमें हम बात करें जो सबमरीन्स प्रोजेक्ट है, तो ये पाकिस्तान की जो पूरी तारीख है, इसके अंदर बड़े प्रोजेक्ट्स में से ये एक बड़ा प्रोजेक्ट है, जिसके तहत 8 हंगोर क्लास सबमरीन्स पाकिस्तान नेवी में दाखिल होंगी, और उसमें से 4 चाइना में बन रही हैं और 4 पाकिस्तान में अंडर ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट, वो पाकिस्तान नेवी में में कराची शिपयार्ड में बन रही हैं। तो ये बहुत ही पोर्टेंट, बहुत ही मॉडर्न किस्म की ये सबमरीन्स हैं, जिनकी एडिशन से पाकिस्तान नेवी की जो अंडर वाटर वॉर फाइटिंग कैपेबिलिटी है वो काफी हद तक और ऑगमेंट हो जाएगी, उसमें काफी इजाफा हो जाएगा। अगर आप चाहेंगे तो इसकी फर्दर डिटेल्स में हम बात कर सकते हैं। जी। अच्छा, मेजर जनरल तारिक रशीद साहब, पाकिस्तान ने ये पिछले 1.5-2 महीने में कुछ मिसाइलों के टेस्ट भी किए हैं, जो खास तौर पे जो पाकिस्तान आर्मी की जो एक रॉकेट फोर्स है, अभी इन्होंने हाल ही में फतह 2 मिसाइल जो है उसका भी एक्सपेरिमेंट किया, उसको टेस्ट किया है। तो ये मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि एक तरफ तो हम डिप्लोमेटिक एफर्ट्स कर रहे हैं कि ईरान और अमेरिका के दरमियान सुलह हो जाए, दूसरी तरफ ये जो मिसाइलों के टेस्ट किए जा रहे हैं, तो इसकी कोई खास वजह है? देखें मीर साहब, इस पे आने से पहले आपने जो इंट्रो में कहा ना ट्रंप साहब का, कि काला चश्मा लगा के और हाथ में बंदूक पकड़ के और ईरान को थ्रेट कर रहे हैं, तो मेरा ख्याल है अगर वो काला चश्मा ना लगाते और आंखों में आंखें डाल के जैसे दुश्मन से बात की जाती है उस तरह बात करते तो फिर ज़्यादा उसका इम्पेक्ट होता। बट दिस इज़ अ कमेंट ऑन द लाइटर साइड। जहाँ तक देखें, पाकिस्तान ने जो तजर्बा किया है तैमूर मिसाइल का, अल-फतह 2 का जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, देखिए अल-फतह 2 तो हमारे पास पहले भी है, और हमने अल-फतह 1 अल-फतह 2 दोनों फायर किए मार्का हक में और इंडिया को नाको चने चबाए। ये अल-फतह 2 का लेटेस्ट वर्जन है एक्सटेंडेड रेंज के साथ, और इसने ज़्यादा एक्यूरेसी, ज़्यादा लिथैलिटी के साथ टारगेट को इंगेज किया है। और जो हम ये मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, इनके ट्रायल कर रहे हैं मिसाइलों के, जैसे कि नेवी ने स्मैश 2A2 का किया जिसकी रेंज 350 से 450 किलोमीटर थी, और वो शिप्स को भी इंगेज कर सकता है, ऑफशोर टारगेट्स को भी पे इंगेज कर सकता है। फिर उन्होंने इसके बाद बाबर क्रूज़ मिसाइल का तजर्बा किया जो 500 से 600 किलोमीटर दुश्मन की शिप्स को और इंगेज कर सकता है। और लेटली फिर हमने ये अल-फतह 2 का लेटेस्ट जो एक्सपेरिमेंट किया है। तो हमारी सारी कैपेबिलिटी देखें इंडिया के ख़िलाफ़ है, और ये एक दिफाई रूयत की कैपेबिलिटी है कि हम आप पे कोई जहराना ज़ाइम नहीं रखते। अगर आपने जुर्रत की हमारे बॉर्डर क्रॉस करने की, तो अब इंशाल्लाह हमारे पास ऐसी पोटेंट मिसाइल कैपेबिलिटी है कि हम आपको आपके इलाके में मारेंगे।
पहले हमारी एयरफोर्स ने PL-15 से देखें 300 किलोमीटर पे इनको इंगेज किया, अब बात हो रही है PL-17 की, PL-XX की। तो इंशाल्लाह अव्वल तो इंडिया जुर्रत नहीं करेगा, और अगर इंडिया ने जुर्रत की तो फॉरवर्ड बेस से उठते साथ ही गिरा दिए जाएंगे। और इनके जो शिप्स हैं, जो इन्होंने एयरक्राफ्ट कैरियर रखे हुए हैं, अब इंशाल्लाह अपने ये पोर्ट्स में रहेंगे, बाहर जुर्रत नहीं करेंगे, निकल के दिखाएं हमारी जो लेयर ऑफ मिसाइल्स है, नेवल और बाकी मिसाइलों की कैपेबिलिटी, हम इनके जहाज़ इनके समुद्रों में डुबाएंगे। बट मैंने जैसे पहले कहा, हम किसी के खिलाफ जरानी अज़ाइम नहीं रखते, इंडिया हमें अंडरमाइन करता है। इट इज़ बेटर के बेटरसन शुड प्रिवेल ऑन इंडिया, हमारे साथ पुरअमन तरीके से रहें और इस इलाके को अमन का गहवारा बनाएं। हमारे मसले इंटरनेशनल और लॉ के मुताबिक है, कश्मीर का मेन मसला है, उसको अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल करें और ये इंडस वाटर ट्रीटी पे बयानात को छोड़ें और एक अच्छे हमसाये की तरह रहें। आप साउथ एशिया में सबसे बड़े मुल्क हैं और सारे जितने भी आपके नेबर्स हैं उनके साथ आपको प्रॉब्लम है, और इसलिए अगर मैं समझता हूँ कि इनकी क़यादत को अपने पुराने जो तारीख से सबक सीखे और पाकिस्तान के एक साथ अच्छे हमसाये से रहे। और जहाँ तक पाकिस्तान का ताल्लुक़ है, ईरान के साथ देखें, पाकिस्तान वो रोल अदा कर रहा है जो दुनिया का कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई कंट्री उसको अदा नहीं कर सका। और दोनों अमेरिका और ईरान पाकिस्तान की क़यादत, पाकिस्तान के अवाम, पाकिस्तान एज ए नेशन उसकी तारीफ़ कर रहे हैं, उसकी कदर कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह पाकिस्तान का स्टेचर ईरान इराक जंग के बाद, ख़ास तौर पर मार्का हक के बाद बहुत बेहतर हुआ है, और हर आने वाले दिन के साथ इंशाल्लाह इसमें इजाफा ही होगा। अच्छा एडमिरल सलीम साहब, ये जो पाकिस्तान नेवी का जो फ्लीट है उसमें ये जो आबदोज़ें शामिल की जा रही हैं, तो इसकी कोई अहमियत हमें बताएं, और क्या पाकिस्तान नेवी जो है वो आबनाए हुरमुज़ जो है वहाँ जो ट्रैफिक चल रही है उसको रेगुलेट करने या उसको प्रोटेक्शन देने में भी कोई किरदार अदा करेगी आने वाले वक्त में, आपको लगता है? जी देखिए, बहुत पुरानी एक कहावत है कि जो कौम समंदरों पे पहले रहना सीखेगी वो दुनिया पे हुक्मरानी करेगी, और जो कौम सबसे पहले समंदरों के नीचे रहना सीखेगी वो समंदरों पे हुक्मरानी करेगी। तो इस रीजन में समंदरों के नीचे सबसे पहले पाकिस्तान ने रहना सीखा। 1964 में सबसे पहले पाकिस्तान ने इस रीजन में सबमरीन्स को नेवी के अंदर इंडक्ट किया, और उस वक्त से लेके अभी तक पाकिस्तान नेवी अपनी सब सर्विस फोर्स को मेंटेन कर रही है। और इसी फोर्स ने देखिए तमाम पिछली जो जंगों के अंदर बहुत ही बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा किया, 65 से लेके 71, और उसके बाद बाकी तमाम जो स्टैंड ऑफ्स हुए हैं, इवन जो रिसेंट मई 2025 वाला स्टैंड ऑफ था, उसमें भी पाकिस्तान नेवी ने अपनी हिकमत अमली से अपने जो तमाम एसेट्स हैं, इंक्लूडिंग अंडर वाटर एसेट्स, सबमरीन्स, वो उन्होंने इस तरीके से डिप्लॉय की थी कि इंडियन नेवी के जहाज पाकिस्तानी पानियों के करीब तक नहीं आ सके। वो तकरीबन 700 किलोमीटर दूर रहे, जहाँ पे वो उनके रहने से पाकिस्तान को किसी किस्म का कोई खतरा नहीं था। तो ये तो है पाकिस्तान की अपनी एग्जिस्टिंग कैपेबिलिटी, जिसकी वजह से जो पिछला स्टैंड ऑफ था मई 2025 वाला, उसके अंदर भी पाकिस्तान नेवी ने सी पे अपना डेटरेंस मेंटेन रखा और उसको ब्रेक नहीं होने दिया, डाइल्यूट नहीं होने दिया। इसी तरीके से जब ये 8 सबमरीन्स पाकिस्तान नेवी के अंदर शामिल हो जाएंगी, तो आप देखिए कि एक सिग्निफिकेंट अंडर वाटर कैपेबिलिटी पाकिस्तान नेवी के पास आ जाएगी। और जिस तरीके से पाकिस्तान नेवी ने पहले अपने सबमरीन्स को बड़ा इफेक्टिवली डिप्लॉय किया और उससे बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए, इसी तरीके से ये सबमरीन इस कैपेबिलिटी के अंदर बहुत ज़्यादा इजाफा का सबब बनेगी। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये तो एक बहुत ही संग मील है पाकिस्तान नेवी के लिए कि इसके अंदर इतनी पोटेंट, इतनी कैपेबल सबमरीन्स इसमें शामिल हो रही हैं। इनके अगर सबमरीन्स की हम बात करें तो एज ए प्लेटफॉर्म जो सबमरीन है वो बहुत ही ज़्यादा टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड प्लेटफॉर्म है। ये समंदर के नीचे काफ़ी लंबे अरसे तक रह सकता है। इसके अंदर एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम है, जिसकी वजह से सबमरीन अनडिटेक्टेड काफ़ी लंबे अरसे तक सतह समंदर के नीचे रह सकती है। दैट मीन्स कि ये स्टेल्थ ऑपरेशंस काफ़ी लंबे अरसे तक और बहुत दूर तक कर सकती है। ठीक है। दूसरे नंबर पे इसके ऊपर जो सेंसर स्वीट है वो काफ़ी मॉडर्न है, और जिसकी वजह से ये सबमरीन्स काफ़ी दूर तक देखने की सलाहियत और सुनने की सलाहियत रखती हैं।
और अपने एनिमी को डिटेक्ट करके, उनको क्लासीफाई करके उनको पहचान सकती हैं कि ये कौन सा उनका टारगेट है। और फिर इसके बाद ओवर एंड अबव इन तमाम चीज़ों के साथ इनके पास इस सबमरीन के ऊपर बहुत लॉन्ग रेंज वेपन्स हैं, जिनकी वजह से वो अपने टारगेट्स को न्यूट्रलाइज कर सकती हैं जहां पे भी वो हों। जैसे अभी जनरल साहब ने फरमाया कि अभी जो पाकिस्तान नेवी के पास जो कैपेबिलिटी है, इसमें भी पाकिस्तान नेवी काफी अच्छा परफॉर्म इसने किया। और इन सबमरीन्स के आने के बाद पाकिस्तान नेवी जो दुश्मन के जहाज हैं उनको दुश्मन के पानियों के अंदर तबाह करने की कैपेबिलिटी इनके पास आ गई है। पहले भी थी, अभी उसके अंदर मजीद इजाफा हो गया है। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही अच्छी एक कैपेबिलिटी है, एक सलाहियत है जो पाकिस्तान नेवी के पास आ गई है। और इसका जो आपने दूसरा जिक्र किया अपना हॉर्मस के कॉन्टेक्स्ट में, तो मैं समझता हूँ कि जो एक डिफेंसिव आर्किटेक्चर था या सिक्योरिटी आर्किटेक्चर था इस पूरे रीजन के लिए, उसने इस जंग के दौरान साबित हुआ है कि उसने अच्छा परफॉर्म नहीं किया और उसने वो डिलीवर नहीं किया जिसके लिए वो डिजाइन किया गया था, जिसके लिए गल्फ ममालिक ने इतना ज्यादा एक्सपेंडिचर किया। तो मेरा ख्याल है कि अभी एक ऑल्टरनेट सिक्योरिटी आर्किटेक्चर की डेफिनेटली जरूरत है, जिसमें कि पाकिस्तान एक कलीदी रोल अदा कर सकता है। और उस पूरे आर्किटेक्चर के अंदर नेवी का एक डेफिनेटिव रोल है, और उस रोल के अंदर इन सबमरीन्स का भी एक बहुत ही अहम और कलीदी रोल बनता है, क्योंकि इनकी रेंज बहुत ज्यादा है, इनके पास सर्वेलेंस कैपेबिलिटी ट्रेमेंडस है, इनके पास जो फायर पावर है वो बहुत ज्यादा है और उसकी रेंज बहुत ज्यादा है। तो ऑल पुट टुगेदर ये एक बहुत बड़ा पैकेज है, बहुत अच्छा पैकेज, जिसकी ना सिर्फ रीच बहरा अरब तक है, बल्कि ये इंडियन ओशन में जहां भी इसको हम डिप्लॉय करना चाहें उस लिथैलिटी के साथ हम डिप्लॉय कर सकते हैं, जो कि इन सबमरीन्स के ऊपर है।